तो हम लोग पिछले क्लास में सीख रहे थे कि डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में, जहां हम लोग 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में सीख चुके थे। आज हम लोग इसके छठे कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम छठे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे छठा में कॉम्प्लेक्स आता है आयरन, और आयरन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। कहते हैं कि ये जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज्यादा स्टेबल होता है, एक होता है +2 और एक होता है +3। यानी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर यह हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें खासकर +3 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। +3 मोर स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हम बताते हैं कि जब +3 जब में आता है तो ऐसी स्थिति में जो इसका डी ऑर्बिटल है वह हाफ फिल्ड हो जाता है। जब हाफ फिल्ड हो जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हाफ फील्ड मिलने के बाद वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, और स्टेबिलिटी गेन कर लेने के बाद वो बाकी कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब कि जो बाकी एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं उनकी लोन पेयर उस डी ऑर्बिटल में शेयरिंग नहीं होते हैं। इसीलिए जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जहां हम लोग 6 पढ़ते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जब नहीं दे पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आउटर डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है, जिससे हम लोग आगे चलकर आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं, जहां पर हाइब्रिडेशन जो मिलता है वह sp3d2 मिलता है। हम उसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जान ले थोड़ा सा, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, यहां पर H2O का होता है 0, तो यहां पर -3 इंटू 3 कितना हो गया, -3 इंटू 3, सॉरी -3 है, -1 होता है क्लोरीन का, -1 इंटू 3 इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो +3। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 तो ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद यहां पर भी C2O4 है, यहां से एक CO2 और एक CO बनता है, मतलब कार्बन की संख्या 2 हो गया, 2 तिहाई 6, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वह +6, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वह 3, और इसका ज्योमेट्री जो होता है वो मिलता है ऑक्टाहेड्रल। उसी तरह से यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, और ज्योमेट्री जो हो गया वो कैसा, ऑक्टाहेड्रल। यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, क्लोरीन की संख्या है 6, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे -6, ये +3, तो हो गया -3, उधर जाएगा तो +3, ज्योमेट्री हो गया वह ऑक्टाहेड्रल। फिर इसके बाद इसमें आए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहां तो -6, और यहां पर ये हो गया +2, तो यहां से हो गया कितना निकल गया, -6 में से 2 निकला तो हो गया -4, और Fe2+ पे काम करता है तो उधर से घटेगा तो -4 में से +2 कितना, -2, उधर जाएगा तो +2, और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। यहां फिर कॉपर +2 पे +1 पर यहां पर FeCN6 होता है, तो -1 इंटू 6, -6 और 2 2 जा 4, तो 4 में से घटेगा 6 तो कितना हो जाएगा, -2, उधर जाएगा तो +2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। यहां पर आइए, जिंक +2 पे काम करता है, यहाँ Cn- पर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जिंक +2 पे काम करता है और Cn-1 पे, तो 6 हो गया यहां से, और यहाँ पे सॉरी यहाँ जिंक Zn2 होता है, फॉर्मूला में Zn2 होता है, तो 2 2 जा 4 में से 6 घटा -2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2, और ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, और ज्योमेट्री जो हो गया वो हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद नीचे आइए, यहां पे देखेंगे तो 0 0 यहां गया तो क्या हो गया, -2, उधर जाएगा तो +2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2, और ज्योमेट्री जो हो गया वह ऑक्टाहेड्रल।
उसी तरह से यहां पर आइए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, अमोनिया का होता है 0, यहाँ हो गया Cl जब आएगा तो -2, उधर जाएगा तो +2, और ज्योमेट्री जो हो गया वह कैसा, ऑक्टा हेड्रल। यहाँ आइए Cl -1 पे काम करता है तो -1 यहाँ पे मिलता है, तो -1 यहाँ से सोडियम जो होता है वो 1 पे काम करता है, तो +1 यहाँ से घटा तो हो गया 4, ये NO2 माइनस पे काम करता है तो घटा तो कितना हो गया यहाँ से 2, इधर जाने के बाद -2, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5 और 1 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टा हेड्रल। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2, और ज्योमेट्री हो गया ऑक्टा हेड्रल। यहाँ आइए, यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ध्यान रहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यहाँ पे क्या हो गया -4 है, इधर से -4 यहाँ पे +2 हो गया, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, Cl है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, आप ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ज्योमेट्री, ये इतने कंपाउंड जो होते हैं, तो आप जरा गौर से देखिए, +6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किस पर काम किया, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स जो थे वो +3 पर गए, ये सारे के सारे +2 पे गए, +2 में 2 ज्योमेट्री बना, एक बना ऑक्टाहेड्रल, एक बना टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये है आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि किसके, आयरन के +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड। अब हम इसके एक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये फेरेट होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो होता है वो फेरिक होता है, फेरी। अगर यहां पर होता K4 या K3FeCl6 तो उसका नाम होता पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ठीक है, उसका कॉमन नाम होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो इसका कॉमन होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका कॉमन नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और यहीं पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता तो उसका नाम होता पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ठीक है, तो अगर हम प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो कहते हैं कि जब हम सबसे पहला जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हीट करते हैं तो बनता है फेरस साइनाइड। ठीक है, फेरस साइनाइड, और साथ बनता है पोटेशियम सल्फेट, तो के फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस और बनता है K2SO4। ठीक है, कैसे बनता है, यहां से Fe2+ और SO2 4 2- में टूटेगा, यहां से पोटेशियम प्लस और Cn-, एक और पोटेशियम प्लस और Cn- में। यहां पे कितने चार्ज है, +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज होंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये +2 चार्ज है, ये -2 के साथ मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, FeCN का होल ट्वाइस। अब यहां से क्या है, FeSO4 है, और ऐसे FeSO4 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, K2SO4। ठीक है, तो यहां से बन गया कि जब हम FeSO4 को पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलाते हैं तो बनता है, इसका नाम होता है फेरस साइनाइड, फेरस साइनाइड। अब ये जो फेरस साइनाइड मिला FeCN का होल ट्वाइस, ये फेरस साइनाइड को जब पुनः पोटेशियम साइनाइड के साथ मिला देते हैं तो K3FeCN6 मिल जाता है, सॉरी K4FeCN6 मिल जाता है। तो इसका बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि सबसे पहले फेरस सल्फेट को क्या कर दें, पोटेशियम साइनाइड के साथ मिला देते हैं, तो पहले हमको फेरस साइनाइड बनता है, और जब फेरस साइनाइड को फिर से पोटेशियम साइनाइड के साथ मिला देते हैं तो फेरिक साइनाइड हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये है इसके प्रिपरेशन मेथड।
तो पहला पहला प्रिपरेशन मेथड हम बना लिए पोटेशियम साइनाइड से, तो लिख लीजिए पहले में इट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग FeSO4 विथ एक्सेस, मार्क कर लेना उस लाइन को, एक्सेस पोटेशियम साइनाइड। चलिए, तो ये हुआ इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड लिखिए, इन एन अल्कलाइन मीडियम पोटेशियम फेरीसाइनाइड is reduced to form potassium ferrocyanide। मतलब कि जो फेरीसाइनाइड है K3FeCN6, ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। जब इसे एल्केलाइन मीडियम में डाल दें और साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ला दें, तो यहां से ये बनता है K4FeCN6, साथ में यहां से H2O और ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। तो ये है आपके पास पहला मेथड, दूसरा मेथड इसको बनाने का। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और बनाते हैं, जो हम लोग कोल गैस बनाते हैं वहां से भी इसको हम लोग निकालते हैं। जो कोल गैस होता है वहां से भी, जो कर्ड कोल गैस होता है वहां से भी इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट में, इट इज मेड आउट ऑफ कर्ड कोल गैस। ये है इसके प्रिपरेशन मेथड। तो पहला प्रिपरेशन मेथड में पोटेशियम, जो हमारे पास पहला मेथड था कि फेरस सल्फेट को एक्सेस मात्रा में पोटेशियम साइनाइड मिला दें। दूसरा है कि पोटेशियम फेरीसाइनाइड को अगर हम क्या कर दें, बेसिक अल्कलाइन मीडियम में डाल दें। और थर्ड मेथड है कि क्या करें, इसको हम कर्ड कोल गैस से भी हम इसे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसका लिखिए प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में लिखिए, इट इज लेमन येलो कलर क्रिस्टल, इट इज लेमन येलो कलर क्रिस्टल which are soluble in water। हो गया। तो ये ध्यान रहे किस कलर का होता है, ये लेमन येलो कलर का होता है। दूसरे प्रॉपर्टी में लिखिए, इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। मतलब कि जब इसे हम हीट करते हैं K4FeCN6 को, जब हम इसे हीट करते हैं तो आसानी से ये फेरस कार्बाइड, पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोजन गैस में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और यही चीज अगर यहां पर पोटेशियम फेरस कार्बाइड है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और क्या कर दें, बढ़ा दें, यहां पे थोड़ा सा और टेम्परेचर इसका हम बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ फेरस देता है और पोटेशियम साइनाइड देता है और साथ में साइनस गैस देता है। इसको लोग कहते हैं साइनोजन गैस, CN का स्क्वायर, साइनोजन गैस। ठीक है, तो थोड़ी सी हीट करेंगे तो फेरस कार्बाइड देगा और ज्यादा हीट कर देने के बाद ये प्योर आयरन दे देता है। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, इट गिव हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट गिव हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड with dilute H2SO4 and concentrated H2SO4 respectively। मतलब कि अगर हम इसे पोटेशियम साइनाइड को, अगर हम इसे H2SO4 के साथ ले लें, मतलब जो हमारे पास K4FeCN6 है, अगर इसे हम
हीट कर दे किसको, पहले हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, ध्यान रहिए डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो बनता है यहां से K2SO4 K2SO4 FeSO4 और हाइड्रोजन साइनाइड। आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इसी को K4FeCN6 को अगर यहां पर किसके साथ कंसंट्रेटेड, ध्यान रहे ये कंसंट्रेटेड है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, तब इससे हम जब हीट करते हैं तो ये देता है पोटेशियम सल्फेट, तो कॉमन प्रोडक्ट होगा, इस साथ में देता है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, साथ में देता है FeSO4 और देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये डाइल्यूट के साथ भी और कंसंट्रेट दोनों के साथ आसानी से क्या करता है, ये रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड H2SO4 और दोनों H2SO4 में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों के साथ आसानी से रिएक्शन देता है, ठीक है। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं ये कलर चेंज करता है। जब इसे ZnSO4 को K4FeCN6 के साथ हीट कर दें, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जब इसे कर दें तो ये जिंक SO4 इस फेरस के साथ मिल जाएगा तो बना लेता है Zn2FeCN6, Zn2FeCN6 और बनता है यहां से K2SO4। बहुत आसान है, ये पोटेशियम आकर SO4 से मिल गया, ये जिंक आकर यहां अटैच हो जाता है, तो बन गया क्या चीज K2SO4 और Zn2FeCN6, ठीक है। तो यहां पे ये किस कलर का होता है, लेमन येलो कलर का होता है, और यहां जब लेमन येलो कलर का होता है, यहां पर आने के बाद इसका कलर जो होता है वह ब्लूइश व्हाइट कलर का हो जाता है। तो अगर हम एलिमेंट बदल दिए, पोटेशियम था तो लेमन येलो कलर, जिंक ला दिए तो ब्लूइश व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहां पे जिंक लाए, अगर यहीं पर कॉपर ला दे तो CuSO4, बेटा रिएक्शन बैलेंस कर लेना, हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, CuSO4 FeCN6 ला दे, ठीक है। चलो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से कॉपर सल्फेट को, यहां जिंक सल्फेट को लाए, यहां कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट सेम, यहां पे जिंक था, यहां पर आके क्या हो जाएगा Cu2FeCN का होल 6 प्लस 2, यहां पे क्या K2SO4 सेम प्रोडक्ट। तो यहां पे कॉपर सल्फेट लेकर आए तो ये कैसा कलर था, लेमन येलो कलर का था, और जैसे ही इसको यहां लेकर आते हैं तो इसका कलर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो कॉपर के साथ जिंक के साथ दोनों का कलर चेंज हो गया। अगर इसी को अगर हम FeCl2 के साथ लेकर आए, K4FeCN6, अगर यहां पे किसके साथ FeCl2 के साथ लेकर आए तो ये FeCl2 के साथ, या FeCl3 ज्यादा स्टेबल होता है, FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन कराए तो बनाता है FeCN6 और साथ में 12KCl। जब हम बनाते हैं, यहां K4 है, यहां पर आप 3 से और यहां पे 4 से, तो ये ध्यान देखें कि ये जो लेमन येलो कलर का था, यहां पर इसकी कलर जो होती है वह ब्लू कलर की हो जाती है। तो जो सेंट्रल एटम के साथ जो पॉजिटिव लिगेंड्स के बदलते ही कलर क्या होता है, इसका पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर FeCl2 के साथ अगर कराना हो तो क्या बनेगा, यहां पे K4FeCN6 है, अगर इसे हम FeCl2 के साथ कराएं, ध्यान रहे यहां पर जो होता है +3 ऑक्सीजन स्टेट पर काम करता है, और यहां पर कितने पर, +2 पे, यहां पर +2 पे FeCN6 है, तो यहां पर -1 6 4, तो कितना 2 पर, यहां पर ही +2 पर। तो जब ये अटैक करता है +2 और +2 पे, तो ध्यान रहे यहां पे बनता है क्या चीज, ये फेरस यहां पर अटैक करेगा तो बनता है K2Fe
FeCN का होल 6, इसका साथ FeCN का होल 6 और साथ में 2KCl। ठीक है। अब जो हमारे पास बिना ये जो K2FeCN6 था, अब ये जनरली जो क्या होता है कि अगर इसको काफी ज्यादा हीट कर देते हैं तो इसमें से क्या होता है कि एक पोटेशियम बाहर निकल जाता है, और एक पोटेशियम जब बाहर निकलता है तो यहां से क्या हो जाएगा, जब एक पोटेशियम यहां से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, हम इसको यहां लिखते हैं। एक पोटेशियम जब बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, यहां से K2 की जगह पर क्या बच जाएगा, K और Fe और फिर FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। अब यहां पर फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पड़ेगा, -6 में से गया 2, तो यहां पे ये जो फेरस होगा वो +2 पे और ये काम करेगा +3 पे। ठीक है, क्यों, क्या फिर 3 प्लस पे एक प्लस और एक 4 +4, इसमें से 2 घटेगा कितना, -2, उधर जाएगा तो +2। तो यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह चेंज हो जाता है और ये भी जो कलर होता है वह ब्लू कलर का होता है। तो जब इसे हम हीट कर देते हैं तो हमको एक और ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि रिएक्शन में FeCl2 के साथ जब कराते हैं तो वो 2 स्टेप में काम करता है, एक वहां +3 पर और +2 पर। पहले तो यहां +2 दोनों +2 पे था, यहां पर आप देखेंगे तो ये भी +2 पे है और ये भी +2 पे है। ठीक है, मतलब यहां पे फेरस किस पे है, +2 पे और ये भी +2 पे है, लेकिन आगे जाते के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से +2 से +3 पर चला जाता है। तो ये है आपके फेरस की पूरी कुंडली।